हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? इस आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, मैं कक्षा 10 के गणित विषय का ये पहला वीडियो लेसन आप समूह के सामने प्रस्तुत करता हूं और इस वीडियो लेसन में आप सभी का स्वागत है। मैं सोमनाथ पति आपको को आज सबसे पहले जो नंबर सिस्टम है, जो संख्या पद्धति है, जिसको हम लोग कक्षा 6 से लेके हम लोग कक्षा 9 तक आप लोगों ने कई सारी संख्याओं के बारे में, उनके अवधारणाओं के बारे में अपनी समझ बनाए हैं और उससे संबंधित समस्याओं का समाधान भी किए हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वास्तविक संख्याएं 10th में सीखेंगे और वास्तविक संख्याओं के साथ कार्य करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला लेसन है, इसमें हम लोग बेसिक्स पर काम करेंगे और एक तरह से हम पुनरावृत्ति करेंगे संख्याओं के बारे में। कुछ संख्याओं की अवधारणाओं को हम संक्षेप में आप लोगों के समक्ष रिकैपिचुलेट करेंगे। उम्मीद है आप लोग को ये लेसन अच्छा लगेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि गणित संख्याओं की दुनिया है। हम संख्याओं के माध्यम से ही सभी चीज़ों को व्यक्त करते हैं। इस संसार में जितनी भी चीज़ें होती है, सभी संख्याओं के इर्द गिर्द जुड़ा रहता है। अतः हमें संख्याओं की अच्छी तरीके से समझ बनाना और उसके अनुप्रयोगों को समझना बेहद आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं तक कैसे पहुंचेंगे? तो वास्तविक संख्याओं को पहुंचने की जो सीढ़ी है, उस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर्स। आप देखते होंगे प्राकृतिक संख्याएं। तो जो गिनती में जो संख्याओं का उपयोग करते हैं, हम लोग काउंटिंग के लिए जो संख्याओं का उपयोग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके अनंत तक, वो सभी संख्याएं नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार जब इन प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को मिला देते हैं, जीरो को मिला देते हैं, तो फिर यही संख्याओं का जो समुच्चय बनता है, मिश्रण बनता है, वो कहलाता है होल नंबर्स अर्थात पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं का अर्थ 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक की संख्याएं। उसी तरफ दूसरे तरफ अगर देखें तो जब हमारे पास होल नंबर्स होता है जिसमें शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इसी तरह कुछ ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, -1 -2 -3 -4 या अनंत तक जाती हैं। तो जब हम होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं और हम ऋणात्मक संख्याओं को जब हम आपस में कंबाइंड करते हैं, मिलाते हैं, तो हमें जो संख्याएं प्राप्त होती है, वो सभी संख्याएं हम उन्हें इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। तो इंटीजर्स में क्या आ गया? इंटीजर्स में आपके सारे ऋणात्मक संख्याएं आ गए, शून्य भी आ गया और सभी प्राकृतिक संख्याएं आ गए। और इंटीजर्स जो होता है उसे हम लोग जेड द्वारा सूचित करते हैं। उसके पश्चात कुछ ऐसे संख्याएं होते हैं जिन्हें हम इंटीजर्स की तरह नहीं दर्शा सकते हैं। उन्हें हम नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर्स की संज्ञा देते हैं, यानी जो गैर पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी कि जिन्हें हम पूर्णांक संख्याएं नहीं कहेंगे, वैसे परिमेय संख्याएं। तो जो इंटीजर्स आ जाते हैं, यानी कि जिसमें कि आपका शून्य है, जितने ऋणात्मक संख्याएं हैं और धनात्मक संख्याएं हैं, उसके पश्चात जितने भी नॉन इंटीजर्स हैं जो इसमें नहीं आते हैं, जिसमें हम इन्हें भिन्न बोल सकते हैं। भिन्न की संख्या जैसे -2/10, 1/2, 3/5, इन सभी संख्याओं को हम लोग गैर पूर्णांक परिमेय संख्याएं या नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब इन दोनों संख्याएं यानी नॉन इंटीजर और इंटीजर्स, इन दोनों के मेल से जो संख्या बनती है उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। कक्षा 9 में आप लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के अवधारणाओं से परिचित हो चुके हैं। उससे संबंधित समस्याओं का समाधान भी आप लोग किए हैं। तो जस्ट संक्षेप में हम ये कहेंगे कि रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसे हम लोग P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। P/Q यानी अंश और हर में। और ये कैसे होना चाहिए? इस तरह से होना चाहिए कि जो Q है इसका मान शून्य ना हो। तो परिमेय संख्या के जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह इसी के अंदर सभी गैर पूर्णांक परिमेय संख्याएं भी आ जाते हैं और जितने पूर्णांक हैं वो भी आ जाते हैं।
इसी प्रकार जब हम अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो हम जस्ट उल्टा कहेंगे, यानी वो सारी संख्याएं जिसे हम परिमेय संख्याओं के रूप में, यानी कि जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सब ऐसे मान होते हैं जो हम लोग आगे इस पर और विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। आगे के जो हम लोग अभ्यास करेंगे आगे, तो उसमें हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे। परंतु अभी आप ये समझिए कि अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और जब ये सारी संख्याएं होती हैं, इन सारी संख्याओं का समाहार जो होता है वो होता है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्याएं क्या है, अगर हम संक्षेप में समझें तो एक संख्या रेखा होती है, और एक संख्या रेखा में ये अगर शून्य है, ये क्या होते हैं? सब पॉजिटिव नंबर होते हैं, और इधर में क्या होते हैं? सब नेगेटिव होते हैं, और इनके बीच में कई सारे जो हैं भिन्न होते हैं, और परिमेय और अपरिमेय होते हैं। तो इस संख्या रेखा में जितनी भी संख्याएं आती हैं जिन्हें हम इन संख्या रेखा के अंदर उसको निर्देशित कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कुल मिलाकर हम ये कहें कि वो संख्याएं जो मौजूद हैं, वही संख्याएं जो एग्जिस्ट करते हैं, वो सभी संख्याएं रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो इस एक्सरसाइज में तो वास्तविक संख्याओं पर डील करने की बात कह रहे हैं, वो मूलतः उन सभी संख्याओं के बारे में है जो क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों ने सीखा है। वो प्राकृत संख्याओं से लेकर हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला के यह बात कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग गुणनखंड के बारे में चर्चा करते हैं कि गुणनखंड फैक्टर्स क्या होता है। ये बहुत जरूरी है जानना। ऐसे गुणनखंड के बारे में भी आप लोग कक्षा 6 और 7 में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं, परंतु मैं इसे पुनरावृत्ति कर देता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, कि गुणनखंड जो होता है वो किसी भी संख्या का पूरा जो विभाजक होता है उसको हम लोग कहते हैं कि गुणनखंड। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूँ 12, तो 12 को आप किस तरह से लिख सकते हैं? 12 को 1 गुना 12 लिख सकते हैं, 12 को आप 2 गुना 6 लिख सकते हैं, 12 को आप 3 गुना 4 लिख सकते हैं, 12 को आप 4 गुना 3 भी लिख सकते हैं, 12 को 6 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 12 को आप 12 गुना 1 भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के क्या बात हो गया कि कुल मिला के बात ये हो गया कि जो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये सभी संख्याएं जो हैं 12 के क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। तो वो सभी संख्याएं जो पूरा विभाजक होता है किसी संख्या का, वो सभी उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि जो गुणनखंड होता है और जो गुणज होता है उसमें हम इनको कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इस समान सेम समझ लेते हैं, सेम तो है और ये सिक्के के दो अलग पहलू हैं। तो इसे हम समझते हैं कि गुणज यानी मल्टीपल्स किसे कहते हैं। तो कोई भी संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, तो कोई भी संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर एक संख्या ली है 12। अगर हम ध्यान से देखें 12, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 4। तो अगर हम ये 3 गुना 4 लिखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो 12 है वह संख्याओं 3 और 4 का क्या है? गुणज है। इसी तरह अगर हम लिखते हैं 24 को हम 6 गुना 4, तो हम क्या कहेंगे? सोचिए आप लोग। हाँ बिल्कुल, तो हम कहेंगे कि 24 जो है वो संख्या 6 और 4 का गुणज है। इस तरह से गुणज को हम लोग परिभाषित करते हैं। इसी तरह गुणनखंड और गुणज के बाद दो ऐसी संख्याएं हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपको आगे जो इसमें आप लोग अभ्यास करेंगे, इसमें जो आप समस्याओं का समाधान करेंगे, इसमें आपको इससे आपको नाता पड़ने वाला है और इसके बारे में भी हम लोग पहले से पूर्व परिचित हैं। तो देखते हैं फिर से कि क्या आती है। तो अभाज्य संख्याएं, कुछ याद आ रहे हैं आप लोगों को बच्चों कि अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? सोचिए। जी हाँ, अभाज्य संख्याएं वैसी सारी संख्याएं हैं, एक को छोड़कर, वैसी सारी संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाज्य होती है
अथवा 1 से। क्या होती है? वैसी सारी संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या फिर 1 से। यानी हम कहेंगे कि जिसके गुणनखंड 1 और स्वयं हो, यानी वो संख्या का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे वो तो खुद होगी या तो कोई 1 होगी। एक तो दोनों में अलावा और किसी भी संख्या से वो भाग या विभाजित नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम लोग लेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह की संख्याएं। आप 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती है। अगर हम इनको देखें तो 2 को हम 2 गुना 1 ही लिख सकते हैं, इसको किसी दूसरे तरीके से या फिर 1 गुना 2 लिखेंगे। तो इसमें देखिए 2 ही संख्या है आपस में, या तो वो खुद है 2 या तो 1 है। 7 को देखिए, आप या तो 7 गुना 1 लिखेंगे या तो 1 गुना 7 लिखेंगे। तो यहाँ भी आपको 2 ही संख्या मिल रहा है, 1 और 7। इस तरह 13 को दे जाएं तो 13 को हम 13 गुना 1 या 1 गुना 13 लिखेंगे। तो अब देखते हैं कि यहाँ भी 2 ही संख्या है, 1 है और स्वयं वो 13 है। तो इन सारी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब आते हैं कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो कोई भी कहेगा कि सर जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है। बिल्कुल एक तरह से सही है। तो क्या है भाज्य संख्याओं को हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो भाज्य संख्याएं यानी जिन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक, हम कहेंगे 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। यानी कि वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम लोग अभाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 21। आप बहुत सारा और भी लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने 2 उदाहरण आप लोगों के लिए लिया। 6, तो 6 को आप देखिए लिखते हैं 1 गुना 6। 6 को आप 2 गुना 3 में भी लिख सकते हैं, आप उसको 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं, आप उसको 6 गुना 1 भी लिख सकते हैं। यानी कि इन संख्या को आप 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है। 15 को भी अगर हम देखें तो हम 1 गुना 15, इसको 3 गुना 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 5 गुना 3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 15 गुना 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और वापस फिर से अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो उसका देखेंगे कि उसका गुणनखंड में केवल वो स्वयं रहेगा और 1 रहेगा, उसके अलावा कोई भी संख्या नहीं रहेगा, वो किसी और से भाग नहीं जाता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग जरूर याद रखें, मस्ट रिमेम्बर कि जो संख्या 1 होती है ना, वो न तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। सो 1 इज neither a prime number nor a composite number। तो 1 को हम ना ही भाज्य संख्या में गिनेंगे ना ही उसको अभाज्य संख्या में गिनेंगे। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को जो मैंने ये रिवीजन कराया, आप लोग की समझ बनी होगी संख्याओं के बारे में। और मैं आपको चाहूँगा कि आप सम संख्याएं, विषम संख्याएं और संख्याओं की विभाज्यता की जाँच, जो कि ये भी आप कक्षा 6 से आप पढ़ चुके हैं, इस पर थोड़ा गहन अध्ययन करें, इसको अभ्यास करें। इनकी समझ आपकी बनी रहनी आवश्यक है। सम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती है, जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। और विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब। तो उसे हम सम और विषम संख्याएं कहते हैं। एक चीज और समझनी पड़ेगी कि संख्याओं की विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं हम लोग, कि आप कैसे जानें कि संख्या को देख के कि ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं, ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं, ये 4 से, 6 से, 8 से, किससे विभाजित होगा। तो विभाजन संबंधी जो नियम है ये भी आपको याद होनी चाहिए। ये सरलता से आपको गणित के समस्याओं को हल करने में आपकी सहायता करती है। इसी क्रम में आगे हम लोग 2 और चीज समझते हैं। एक हो गया सार्व गुणनखंडन, कॉमन फैक्टर्स, और एक हो गया सार्व गुणज, कॉमन मल्टीपल्स। सार्व गुणनखंडन जैसे हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे 4 है तो 4 को हम कैसे गुणनखंड लिखेंगे, 1, 2 और 4। और 12 का गुणनखंड क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये उसका गुणनखंड है। और सार्व का मतलब होता है कॉमन। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। अगर हम 1 को छोड़ दें तो देखिए 2, 4, इसमें क्या है, कॉमन है। तो इसका सार्व गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 और 4।
इसी तरह अगर हम सार्वगुणज की बात करते हैं यानी कॉमन मल्टीपल्स की, तो 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं हम जानते हैं। तो 4 का पहाड़ा बोलिए 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। और 6 का क्या है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। तो अगर हम सार्वगुणज कहेंगे तो फिर से हम देखें कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो आप देखो 12, 12, आप यहाँ देखो 24, 24। फिर इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखते जाएंगे 6 का पहाड़ में और इसमें, तो हम देखेंगे कि जो जो कॉमन है, जैसे 12 कॉमन है, 24 कॉमन है, तो हम वो सारे चीज को यहाँ पर लिखते जाएंगे। ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे सार्वगुणज। आगे हम एक और महत्वपूर्ण चीज सीखेंगे कि अभी हमने बात किया सम और विषम का। तो सम पूर्णांक में अगर हमें कहूँ कि आपका कोई पूर्णांक क्यू है, कुछ भी हो सकता है वो, आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, आप मन में कोई एक संख्या सोचिए, तो उस अगर क्यू वो संख्या है तो हम किस तरह से सम पूर्णांक को व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम क्यू कोई पूर्णांक लेते हैं तो हम सम संख्या को अगर 2 के पदों में व्यक्त करें तो हम लिखेंगे 2q या 2q प्लस 2 और 2q प्लस 4। 2q का मतलब अगर मान लीजिए कि आपने q में 3 मान लिया, तो आप देखिए 2 3 6, 6 एक सम संख्या है। 2 3 6 प्लस 2 8, ये भी सम संख्या है। 2 3 6 4 10, ये भी सम संख्या है। अगर आप मान लीजिए कि q में अभी कोई सम संख्या 5 ही हम 6 ले लेते हैं, तो फिर देखिए 2 6 12, फिर 2 6 12, 2 14, 2 6 12 4 16, सब सम संख्याएं हैं। या तो अगर हम 4 के पदों में लें तो हम इसी तरह इसको 4q प्लस 2, 4q प्लस 4। 6 के पदों में लें तो 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। यानी कि कोई अगर पूर्णांक q है तो हम इस प्रत्येक सम पूर्णांक को हम इन्हीं पदों में ही व्यक्त कर सकते हैं। तो आप इस पे गौर करिएगा। 2 4 6 ये क्या है, ये सब सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याओं पर ही हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई पूर्णांक क्यू लेते हैं और हम कहते हैं कि हम इसे विषम संख्या में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो आप देखोगे कि इसे हम व्यक्त करेंगे 2q प्लस 1, 2q प्लस 3, 2q प्लस 5। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो 1 3 और 5 7 इस तरह से। 4q में भी लेंगे तो 1 3 5 इस तरह से करके देखते हैं। अभी आप फिर से वापस q में अभी 3 ही लेते हैं। अब देखिए क्या बनता है। तो अगर हम q में 3 पुट करें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 2 3 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। तो इसका मतलब है कि 7 क्या है, विषम संख्या है। अगर हम 6 लेते हैं तो फिर से देखिए आप क्या करेंगे। 2 6 12 प्लस 1 13, 2 6 12 प्लस 3 15, 2 6 12 प्लस 5 16 17। तो ये सारे क्या हैं, विषम संख्या हैं। तो फिर जब कोई विषम संख्या को दर्शाना हो तो हम विषम पूर्णांक को इसी रूप में लिख सकते हैं, सम पूर्णांक को हम इस रूप में लिख सकते हैं। आशा है कि आप लोगों को आज अभी ये वीडियो लेसन आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप इसको अभ्यास करें और उम्मीद है कि आप लोग को जो भी कॉन्सेप्ट्स आप लोग को भूल गए होंगे वो रिवाइज हो गया होगा। धन्यवाद।